आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के नेशनल सिंबल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता होगा कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया भारत का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, यानी हमारे इंडिया का, भारत देश का जो ऑफिशियल नेम है वो है क्या, जो आधिकारिक नाम है वो क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑफिशियली इंडिया को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत गणराज्य। आगे पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे तो पॉलिटी में जब हम संविधान की बात करेंगे और खासकर हम बात करेंगे प्रियम्बल की, प्रस्तावना की, तो उसमें हम जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो यूज़ किए गए हैं उनका हम मीनिंग समझेंगे। जैसे प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, तो उसमें हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो जितने भी वर्ड इस तरीके के हैं, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक या फिर सेकुलर, अभी जो बात करी हमने है, तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभुता जिसको बोलते हैं, तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जो हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं सबकी हम बात करेंगे और एक एक करके उसका हम अर्थ समझेंगे और हम जानेंगे कि प्रस्तावना है क्या और प्रस्तावना का हमारे संविधान में के प्रति क्या महत्व है और हमें प्रस्तावना क्यों पढ़नी चाहिए। तो जितने भी ऐसे प्रश्न होंगे वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। अगर हम बात करें कि इंडिया में, भारत में वर्तमान में कितने स्टेट हैं, तो इंडिया में वर्तमान में स्टेट्स की अगर बात की जाए, स्टेट्स का मतलब राज्य होता है, तो कुल 28 स्टेट्स इंडिया में है वर्तमान में। ठीक है, अगर बात करें हम यूनियन टेरिटरीज की कि यूटीज कितनी है, यूटीज को हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासनिक ऑफिशियल होते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें कितने हैं, तो वर्तमान में 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं। और आप सभी को पता होगा कि पहले इंडिया में 28 स्टेट थे और फिर जब तेलंगाना बना था तो 29 हो गए थे। और उसी के साथ में जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो था, इसको ब्रेक करके इसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया गया फिर से कितने स्टेट हो गए, 28 हो गए। ठीक है, पहले हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज थी वो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, वो पहले एक थी, पहले अलग अलग थी। ठीक है, अभी क्या किया गया है, अभी दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव एक बना दिया गया है। तो इसीलिए और स्टेट्स यूटीज जो हैं वो ब्रेक होकर के 2 यूटी बन गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो कुल हमारे पास वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स इंडिया के हैं, कौन कौन से भारत में वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज हैं जो ऑफिशियली हैं और जो लेटेस्ट हैं 2020 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे नेशनल फ्लैग से, राष्ट्रीय ध्वज से हम शुरुआत करेंगे। और सभी को पता है कि इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, भारत का नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, सभी को पता है क्या है, तिरंगा। तो हमारा प्यारा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको डिज़ाइन किया गया था, जिसको किसने डिज़ाइन किया, तो इसको पिंगाली वेंकैया जी द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, पिंगाली वेंकैया जी द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। और इसी को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया था। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जरा इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो तिरंगा है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है। अब यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं जो इतने बेसिक हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश पीसीएस में
क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि जो तिरंगा है उसका रेशियो क्या होता है, तिरंगा का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक सी बातें उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तिरंगा हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। उसमें ऊपर जो आपको पट्टी दिखती है, ऊपर की पट्टी में जो कलर है वो कैसा है, वो सैफ्रॉन कलर है, केसरिया रंग है। ठीक है, ये कैसा कलर है, सैफ्रॉन। और बीच में वाइट है, बीच में श्वेत है। और फिर जो सबसे निचली पट्टी है, इस पट्टी में ग्रीन कलर आपको मिल जाता है। तो सबसे निचली पट्टी में हरा रंग है। ठीक है, और बीच में जो आपको चक्र दिख रहा है, एक व्हील टाइप का आपको दिख रहा होगा। ये जो चक्र है ये अशोक चक्र है। अब अशोक चक्र का मतलब क्या है, अशोक स्तंभ आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। ठीक है, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ में जो नीचे एक पट्टी है, उस पट्टी में कुछ व्हील टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखता होगा, कुछ चक्र टाइप का। तो उसी चक्र को यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है। और इसके अंदर अशोक चक्र में अगर हम बात करें कुल कितने ये तीलियां हैं, तो इसमें कुल 24 स्पोक्स हैं। तो इसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी जो ये ऊंचाई है और जो इसकी चौड़ाई है, इसका अनुपात क्या है, तो इसकी ऊंचाई का अनुपात और इसकी चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, तो 2:3 इसका जो है हाइट का और ब्रेथ का इसका रेशियो है। तो आप लोग यहाँ पे इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और अभी हमने बात करी कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय जो हमारा प्रतीक है, वो क्या है, वो है अशोक स्तंभ, यानी अशोक के जो शेर हैं, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो सारनाथ से लिया गया है। तो ऐसे कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें एग्जाम में आती रहती हैं। ठीक है, नेशनल एम्बलम, राष्ट्र का जो प्रतीक है वो क्या है, वो लिया गया है द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। और ये कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अशोक स्तंभ देखा होगा, उसमें आपको 4 शेर दिखाई देते हैं, कितने, 4 लायंस। और किसी एग्जाम में एक बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर हैं, तो सामने से तो 3 दिखते हैं लेकिन एक पीछे है, यानी 2-2 शेर हैं, 2 पीछे 2 आगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर, वो इतना अद्भुत स्ट्रक्चर है कि आपको एक, अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको वो 3 शेर दिखाई देंगे, एक पीछे वाला छुप जाता है। तो कुल 4 शेर हैं। और इसको कहाँ से लिया गया था, इसको लिया गया था सारनाथ से। ये है कहाँ पे, ये यूपी में है। ठीक है, बनारस के पास में है ये सारनाथ, यहाँ से इसको लिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नेशनल एम्बलम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ से इसको लिया गया है। अशोक स्तंभ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो नेशनल मोटो है वो है क्या, नेशनल मोटो। नेशनल मोटो हमारा क्या है, देखिए हर देश का अपना एक मोटो होता है। मोटो मतलब क्या होता है कि जो उसको इंस्पायर करे, मतलब इंडिया में जो लोग रहते हैं वो उससे इंस्पायर हों। ठीक है, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव फीलिंग जनरेट हो। तो इसीलिए हर देश का अपना एक मोटो होता है। तो भारत का भी अपना एक मोटो है, और वो मोटो है क्या, सत्यमेव जयते। तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, इसको हम राष्ट्रीय वाक्य भी कह सकते हैं, क्या है, सत्यमेव जयते, जो हमेशा ये बताता है कि सत्य की ही विजय होती है, जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। इसको कहाँ से लिया गया है, अगर इतिहास की बात करें तो इसको उपनिषद से लिया गया है। और कौन सा वो उपनिषद है, वो है मुंडकोपनिषद। ठीक है, या उसको बोलते हैं मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ऐसे उपनिषद हमारे जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसमें आपको 108 मिलेंगे। और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद की हम बात आगे भी करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। फिलहाल ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और उसमें ये पूरा जो वाक्य लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते नान्द्रतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमंत ऋषियो याप्त कामः यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। तो ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन हमें सिर्फ
इतना ही पता रहता है, सत्यमेव जयते, उसके आगे का नहीं पता रहता है, और आपने इसको जान लिया है। आप जानते हैं कि इसका पूरा मीनिंग क्या है, कि सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, सत्येन पंथा विदतो देवयाना, सत्य का रास्ता, पंथा सत्य का रास्ता, सत्य का पथ वो पथ है जिस पर चलने वाले सभी सच्चे ऋषि मुनियों की मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती हैं, और यहाँ वहाँ हर जगह केवल सत्य का ही परम राज है, सत्य का नहीं। तो ये है हमारा राष्ट्रीय वाक्य। उसी प्रकार अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल का भी अपना एक मोटो है, और नेपाल का और इंडिया का बहुत ही गहरा संबंध है, प्राचीन से संबंध है। ठीक है, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा। और नेपाल का जो मोटो है वो लिया गया है रामायण से। वो है क्या, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। मैंने क्या बोला, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। मतलब इसका ये है कि जननी जो जन्म देती है यानी माँ, और जहाँ पे हम रहते हैं जो जन्मभूमि हमारी है वो स्वर्ग से भी महान है। तो इसका ये अर्थ है। ठीक है, उसी प्रकार पाकिस्तान का भी अपना एक मोटो है, चीन का भी अपना एक, हर देश का अपना मोटो होता है। तो हमने मोटो की बात कर ली। अब अगर यहाँ पे हम बात करें नेशनल एंथम के बारे में, यानी जो राष्ट्रीय हमारा जो एंथम है, एंथम का मतलब होता है कि जो हमारा जो जनगण मन है वो हमारा नेशनल एंथम है। तो कौन सा है, जनगण मन, और जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और इसको बंगाली भाषा में लिखा गया था ओरिजिनली वास्तविक रूप में, लेकिन इसको फिर जो है ट्रांसलेट किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो ऑफिशियल जो टाइम है इसको गाने का वो कितना है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करें और मैं कमेंट आपके रीड करूंगा, पढ़ूंगा कि इसका जो नेशनल जो टाइम है, इसका ऑफिशियल टाइम जो इसका गाने का है वो कितना है। ठीक है, क्या 52 सेकेंड है, 54 सेकेंड है, 58 सेकेंड है, कितना है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर हम बात करें इसको पहली बार कब गाया गया था, तो इसको पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इसको 1911 में पहली बार गाया गया था। और काफ़ी कुछ हमको ये बताता है, सिखाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है। तो इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय जिसको हम गीत बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय गीत, वो क्या है, वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, और जो उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उससे उसको लिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेशनल जो हमारी करेंसी है, यानी भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो कौन सी है, वो सभी को पता है, वो है इंडियन रुपी। इंडियन रुपी हमारी एक नेशनल करेंसी है, और जिसका जो सिंबल है कुछ इस तरीके से सिंबल इसका है। ठीक है, हमारे पास जो नोट है 10 रुपए का है या फिर 500 रुपए का है, उस नोट पे आपको इस तरीके से इंडियन रुपी का ये सिंबल मिल जाता है। इस सिंबल को किसने डिजाइन किया था, तो इसको उदय कुमार जी ने डिजाइन किया था। ठीक है, इसको उदय कुमार जी ने डिजाइन किया था। और ये किस तरीके से, इसमें क्या खास खूबी है, जैसा भी हमने हमारे तिरंगे के बारे में समझा है, हमारा तिरंगा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और तिरंगे में जो बीच की जो पट्टी है, दिस है ना, बीच की जो ये पट्टी है, ये पट्टी को इसमें इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये पट्टी इसी तिरंगे की पट्टी को यहाँ पे बीच में इंस्क्राइब किया गया है, और ये हमारा नेशनल सिंबल है किसका, हमारे करेंसी का। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेशनल रिवर है वो कौन सी है, राष्ट्रीय जो हमारी नदी है, नेशनल रिवर वो कौन सी है। तो सभी को पता है द गंगा। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, और गंगा का महत्व बहुत प्राचीन काल से है। ठीक है, प्राचीन काल से आप लोगों ने सुना होगा कि जो भगीरथी थे उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि गंगा जहाँ से निकलती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर है।
ग्लेशियर अगर की बात करें हम कि ग्लेशियर बेसिकली क्या होते हैं, तो जो ग्लेशियर होते हैं वो एक बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ होते हैं जो माउंटेन्स के ऊपर, या अगर बोलें कि माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ जमी होती है और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो वो ग्लेशियर हम उसको बोल देते हैं कि चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये कुछ इस तरीके से निकलती है और निकल करके ये कौन सी रिवर है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है तो उसको हम बोलते हैं भागीरथी, इसको भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। गंगा अभी नहीं कहा जाता है। और उसके बाद में बद्रीनाथ से जहाँ पे सतोपंथ एक पॉइंट है, वहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अलकनंदा। और जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, जब इससे मिल जाती है, मिलती जहाँ पे है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, उसको बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भागीरथी से अलकनंदा देवप्रयाग पर मिलती है और फिर गंगा कहलाती है। अब इसको गंगा कहा जाता है, ठीक है, अब इसको गंगा कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें विशेष रूप से कि गंगा है क्या, गंगा का एक रिवर सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं और उनके सबकी हम बात करेंगे, जैसे चंबल है, सोन है, बेतवा है, गंडक है, घाघरा है, ठीक है, तो यमुना है, गोमती, ये सब की हम बात करेंगे आगे। पूरा एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा रिवर सिस्टम, जिसको डायग्राम के द्वारा यानी इसी तरीके से मैप के माध्यम से हम सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स, उनके उद्गम और उनके ट्रिब्यूटरीज को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोशिश करी जानने की कि नेशनल रिवर कौन सी हमारी है, वो गंगा है। और गंगा तो है, गंगा हमारी एक पवित्र नदी है फिलहाल आज की अगर बात करें तो हम। लेकिन अगर हम बात करें हमारे जो ऋग्वैदिक काल था, तो ऋग्वैदिक काल में गंगा को ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया, उसमें इंडस रिवर को यानी सिंधु नदी को अधिकतम बार जिक्र किया गया। और वहीं ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी वो थी सरस्वती रिवर, जो फिलहाल वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। गंगा की अगर बात करें तो इसका जो पानी है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका पानी बहुत अच्छा है। और वहीं पे जहाँ पे इसका पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्वच्छ है, क्लीन है, वहीं पे आपको मिल जाता है डॉल्फिन, ठीक है, वहीं पे आपको मिल जाते हैं डॉल्फिन्स। तो जो डॉल्फिन्स हैं वो हैं क्या, डॉल्फिन्स क्या मछली हैं, डॉल्फिन्स क्या फिश हैं, नहीं, डॉल्फिन्स मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो पानी में रहते हैं। और खासकर इंडिया की अगर बात करें तो गंगा के पानी में रहते हैं डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स हैं क्या, डॉल्फिन्स हमारे इंडिया के नेशनल एक्वाटिक एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल यानी भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है, वो डॉल्फिन है। और डॉल्फिन मैमल्स होते हैं। डॉल्फिन की सबसे खूबी क्या है, डॉल्फिन की सबसे अच्छी बात यह है कि डॉल्फिन गंगा के केवल क्लीन वाटर में ही पाए जाते हैं। डॉल्फिन कहाँ पे होंगे, गंगा का जो क्लीन वाटर है, ठीक है, जो एकदम स्वच्छ पानी है, डॉल्फिन केवल वहीं पाए जाते हैं। अगर कहीं पे पानी स्वच्छ नहीं है, गंदा पानी है, पानी में पोल्यूशन है, तो वहाँ ये नहीं पाए जाते हैं। इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर डॉल्फिन्स नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का पानी शुद्ध नहीं है, पानी वहाँ का पॉल्यूटेड है, पानी बेकार वहाँ का है। तो आप लोगों ने समझ लिया नेशनल रिवर के बारे में, गंगा है, और नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है, डॉल्फिन है, जो एक मैमल है। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, राष्ट्रीय इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे डॉल्फिन को हम बोलते हैं प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, डॉल्फिन को हम बोलते हैं प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। तो आप लोग इस सब बातों को ध्यान रखेंगे और अपना नोट्स ज़रूर बनाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। फिर अब बात करते हैं नेशनल फ्लावर के बारे में। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हमारा है, तो हम सब जानते हैं लोटस, जो हमारा कमल है, ठीक है, लोटस को हम नेशनल फ्लावर कहते हैं।
और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है निलुम्बो नुसिफेरा। निलुम्बो नुसिफेरा। इसको आप लोग अवश्य याद करेंगे, ठीक है। हालांकि जितने भी नेशनल लेवल के जितने भी मैं यहाँ पे बॉटेनिकल या फिर जूलॉजिकल नेम लिखने वाला हूँ, आप सभी लोग उनको याद करेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं और हमारे एग्जाम में भी आने के चांसेस इसके पूरे पूरे रहते ही हैं। अब बात करते हैं नेशनल। हमने फ्लावर की बात कर ली, ठीक है। नेशनल अगर हम बात करें कि नेशनल जो हमारा बर्ड है वो कौन है? नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय जो पक्षी है वो कौन है? तो पक्षी हमारे सभी को पता है पीकॉक है। क्या है? पीकॉक है। और पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सभी को पता है, पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पीकॉक को हम बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल बर्ड हमने जान लिया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इंडिया में बर्ड मैन किसे कहते हैं, यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों को कंजर्व करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल फ्लावर के बाद हम बात करेंगे नेशनल ट्री के बारे में कि इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है। फिर बात करेंगे नेशनल फ्रूट के बारे में, ठीक है। तो इंडिया का जो नेशनल ट्री है, राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो कौन सा है? क्या पीपल का पेड़ है या आम का पेड़ है? आप लोग बताएं, पीपल का पेड़ है या आम का पेड़ है या फिर वो बरगद का पेड़ है? तो इसका आंसर क्या होगा? बरगद का पेड़, यानी बैनियान ट्री। बैनियान ट्री है, ठीक है। और बैनियान ट्री की अपना एक अलग एनवायरमेंटली अलग एक इसकी विशेषता है। इसका साइंटिफिक नेम की अगर बात की जाए तो बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस साइंटिफिक नेम इसका है। क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। तो फाइकस बेंगालेंसिस बैनियान ट्री का एक साइंटिफिक नेम है। और अगर यूं कहें तो ये एक तरीके से बोटेनिकल नेम है, क्योंकि ये एक वनस्पति तो है, पौधा ही तो है ये। फ्रूट की अगर बात करें, सभी को पता है मैंगो है, बहुत लजीज मैंगो, ठीक है, मैंगो। और अगर मैंगो पीना है तो स्लाइस पीजिए, माजा पीजिए, है ना। कि स्लाइस और माजा में मैंगो मिलता है? नहीं मिलता है, केवल उसका फ्लेवर मिलता है, बस केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिलहाल आप लोग समझदार हैं। मैंगो की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। मैं आपको इतने सारे नाम लिखवा रहा हूं, आप लोग बताएं कि आपका साइंटिफिक नेम क्या है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका साइंटिफिक नेम क्या है? या फिर मेरा अगर मैं अपनी बात करूं तो जो आपका है वही मेरा है, और जो हमारे पड़ोसी हैं उनका भी वही साइंटिफिक नेम है, और जो रहते हैं अमेरिका में हैं, जो रहते हैं यूरोप में, उनका भी वही साइंटिफिक नेम है। इसका मतलब स्पीसीज जो है, जो प्रजाति है इंसान, वी आर एनिमल, हम जानवर हैं, ठीक है, परंतु हम थोड़े एडवांस लेवल के जानवर हैं। हमारा जो स्पीसीज है वो कौन है? होमो सैपियंस हम हैं, ठीक है। वो चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, होमो सैपियंस ही हैं। तो फिर किस प्रकार का भेदभाव है ना। अगर जिसने साइंस, इसीलिए हमारे संविधान की आगे हम पढ़ेंगे, संविधान का जो हमारा मौलिक जो हमारे कर्तव्य लिखे गए थे। फिलहाल हालांकि अगर बात करें कि मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो जब संविधान बना था तब नहीं लिखी गई थी। उसके बाद में 42nd अमेंडमेंट करके संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जिसमें जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वो ये बताता है कि हर इंसान को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक सोच रखे, जिससे जो पिछले कई वर्षों से जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनको तार्किक रूप से उनको समझे कि क्या ये लॉजिकली सही है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि ये लॉजिकली सही नहीं है, साइंटिफिक रूप से सही नहीं है, तो उसको छोड़ सकता है, त्याग दे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लिखे गए हैं और वो कौन कौन सी बातें विशेष रूप से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे नेशनल फ्रूट के बारे में बात कर ली, नेशनल ट्री के बारे में बात कर ली है। इसके बाद बात करते हैं नेशनल एनिमल के बारे में। और सभी को पता भी होगा कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है। क्या गाय है? काऊ है? नहीं है। एलिफेंट है क्या? नहीं है। लॉयन है क्या? नहीं है। तो फिर है क्या? टाइगर है। क्या है? रॉयल
बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारा है वो है नेशनल एनिमल, ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन है? नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको बाघ बोलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हम पाए जाते हैं सुंदरवन, सुंदरवन जो हमारा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क। और वो है कहाँ पे? वो है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पाए जाते हैं विशेष रूप से। और अगर बात करें कि ये सुंदरवन जो है नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। एक सुंदरवन डेल्टा है, वो डेल्टा कहाँ पे है? वो डेल्टा वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में पड़ता है, परंतु उसका जो अधिकतम भाग है वो है बांग्लादेश में। और बनता कैसे है? गंगा के और ब्रह्मपुत्र के मिलने से डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है। अब यार ये बताओ, रॉयल बंगाल टाइगर बंगाल में हो या फिर वर्ल्ड में कहीं भी हो, स्पीसीज तो टाइगर की है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होगा? पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेशनल, रॉयल बंगाल टाइगर के बाद हम बात करते हैं नेशनल रेप्टाइल के बारे में, कि भारत का जो नेशनल रेप्टाइल है, यानी जो राष्ट्रीय सरीसृप है, ठीक है, नेशनल रेप्टाइल। रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रेंग करके चलते हैं, जो रेंग करके चलने वाले एनिमल्स को रेप्टाइल कहा जाता है। और जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सब रेप्टाइल्स कहे जाते हैं। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल कौन है? वो है किंग कोबरा, द किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा को हम कहते हैं भारत का राष्ट्रीय सरीसृप। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओफियोफैगस हना। तो ओफियोफैगस हना इसका एक साइंटिफिक नेम है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल वेजिटेबल के बारे में, कि राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? नेशनल वेजिटेबल। तो सभी को पता है कि आलू है क्या? आलू है क्या? नहीं है। अच्छा, आलू क्या है? स्टेम है या रूट है? जड़ है या तना है? आप लोग कमेंट करके बताएं आलू क्या है, जड़ है या तना है? आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? पंपकिन होगा, ठीक है, पंपकिन होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी हमारे इंडिया में शादी बारात होती है या फिर कोई फंक्शन होता है तो पंपकिन अवश्य बनता ही बनता है। तो पंपकिन का मतलब कद्दू होता है, ठीक है। तो कद्दू क्या है? भारत का एक नेशनल वेजिटेबल है कद्दू, जो बहुत बड़ा साइज में हो सकते हैं। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? कुकुरबिटा मोसाटा, ठीक है, कुकुरबिटा मोसाटा इसका साइंटिफिक नेम है कद्दू का। अब इसके बाद बात करते हैं नेशनल कैलेंडर के बारे में, यानी भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, पंचांग है, वो है क्या? तो सभी को पता है वो हमारा शक कैलेंडर है। क्या है? शक कैलेंडर। शक कैलेंडर है जो शक संवत जिसको बोलते हैं, जो जिसका जो पहला महीना होता है, फर्स्ट मंथ की अगर बात करें, ठीक है, वो होता है चैत्र। चैत्र होता है इसका पहला महीना, जो स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर 22 मार्च या 21 मार्च को स्टार्ट होता है। अगर लीप वर्ष होगा तो 21 मार्च को, अगर नॉर्मल ईयर है तो 22 मार्च को स्टार्ट होता है। और ये भारत का नेशनल कैलेंडर है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेशनल, इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जो गेम है वो गेम कौन सा है? गेम का मतलब खेल होता है, तो सभी को पता होना चाहिए कि भारत का नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, ठीक है, हॉकी है। और हालांकि इंडिया में क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, हॉकी को नहीं मिलती है, परंतु धीरे धीरे हॉकी भी लोकप्रिय हो रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि हॉकी का जादूगर किसे कहते थे? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? तो उसका नाम क्या है? उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का जो नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करते हैं कौन सा है, ठीक है।
भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? तो सभी को पता है ये है एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। और एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलिफेंट को हम बोलते हैं एलिफस मैक्सिमस। तो एलिफस मैक्सिमस भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल है। और इसी के साथ में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो थे वो सब जान चुके हैं हम लोग। और आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको।